So, very, very important chapter as far as citizens are concerned. सभी नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। और इसके पहले कि मैं बता दूं, कल मैं आपको प्रेस्क्राइब किया था बेयर एक्ट के लिए। क्या आप लोगों ने परचेज किया? क्या सब लोगों के पास बेयर एक्ट हो गया है? संविधान की ये बुक जो कल मैं आपको शो किया था, दिस वन, सभी लोगों के पास है? ये लेना है। तो अब कैसे आप रिकॉल कीजिएगा घर पर जाकर कि किस आर्टिकल में क्या है? अगर आपके पास नहीं है तो फिर उस पेज को आप कैप्चर नहीं कर पाइएगा। जरूरी है इसको ये करना, आपको परचेज कर लेना है। इसको ज्यादा कॉस्ट तो है नहीं, मुझे लगता है कि 150-200 में मिलता होगा, ऐसे ही कुछ। मोटा वाला नहीं लेना है, पतला वाला ले लीजिए, लेटेस्ट ले लीजिए, तो ले लेना है। और इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं आपको कि आपको आर्टिकल सारे देखने हैं। जितनी भी आर्टिकल्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं। सर का मंत्र भी आता है संस्कृत के श्लोक में कि कैसे याद करना है, तो इसके बारे में भी कोई ना कोई मंत्र जरूर होगा कि फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में क्या है। सीधा सीधा ये क्वेश्चन है, किस आर्टिकल में क्या राइट्स हैं और उसके पार्ट हैं। ये आपको अपने एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो वहां से क्वेश्चन मिस हो जाएगा। मिलाने के लिए भी दे देगा 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5), क्या क्या है आपको जानना है। और ये तभी संभव है जब आपके पास लेटेस्ट बेयर एक्ट हो। एकदम बेयर एक्ट आपको रखना ही पड़ेगा, तभी सब काम होगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो फिर काम नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बेयर एक्ट पढ़ लें। अब फंडामेंटल राइट की बात करें, प्योरली प्रीलिम्स व्यू, पीटी व्यू से जो बीपीएससी पूछ सकता है, उससे हम एक स्टेप ऊपर ही बता रहे हैं। अगर आप फंडामेंटल राइट का चैप्टर पढ़ के आते या आए होंगे, कितने लोग पढ़ के आए हैं फंडामेंटल राइट? लार्जली मेजोरिटी लोग पढ़ के आए हैं। लेकिन आप लोग क्यों नहीं पढ़े पीछे में? आप लोग कल आए थे ना, पीछे लोग आए थे कि नहीं? कल आप लोग आए थे पीछे। कल कलाम साहब एक बहुत अच्छी बातें उन्होंने बोला कि क्लासरूम के लास्ट बेंच पर बेस्ट टैलेंट होता है। लास्ट बेंच पर बैठने वाला स्टूडेंट बेस्ट टैलेंट होता है। द बेस्ट टैलेंट सिट्स एट द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम। तो आप ये ना समझिए कि पीछे बैठकर नजर नहीं है, पढ़कर आना था। आज जो लोग नहीं पढ़े तो वो कहीं ना कहीं मिस करेंगे। फिर आप हमें क्या क्वेश्चन करेंगे, क्या आर्गुमेंट करेंगे आप? इसलिए पढ़ के आना है। बट एनीवे, जो लोग पढ़े हैं उन लोगों के लिए वैल्यू एडिशन होगा, सरप्लस होगा और ज्यादा क्लियर सारा चीजें होगा। तो ये मैं कह रहा था। अब एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूं कि आर्टिकल आप पढ़ेंगे अपने आप, सब लोग को आर्टिकल पढ़ना है। प्रीलिम्स कैसे शुरू होता है ये देखिए। पहले मैं बताता हूं सारा चीजों को। ये आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। कल मैंने कहा था कि ये जो हमारा संविधान है उसका कार्बन कॉपी है, आया हुआ है। ये 1935 का एक्ट है। यहां से लार्जली हमने ड्रॉ किया जब संविधान बनाया तो हमने, इसलिए कार्बन कॉपी भी कहा गया है, आया हुआ है पीटी में। और फिर हमने अपना संविधान बनाया। तो फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949, और ज्यादा नहीं, अगर कोई कन्विंसिंग है, किसी को पता है कि दोनों में मेन अंतर क्या है, क्योंकि पूछा हुआ है एग्जाम में, ये दोनों में पूछा हुआ है कि मेन डिफरेंस, एक सबसे बड़ा डिफरेंस अगर आप बता दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई एम टॉकिंग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 1949 में बनकर रेडी हुआ, जिसे मैंने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1900। क्या एक सबसे बड़ा डिफरेंस है? और एनीबॉडी क्या? और आप लोग साइलेंट ना रहिए, क्लास में साइलेंट नहीं रहना है। जब पूछा जाएगा तो यू हैव टू स्पीक आउट। गलत हो कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन पीटी में पूछा हुआ है।
जितने भी पीसीएस पूछे हुए हैं, यूपीएससी कौन क्या पूछा है, सब माइंड में है हमारा। हम मेन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पूछ रहे हैं हम, कंटेंट नहीं पूछ रहे हैं, डिफरेंस पूछ रहे हैं, मेन डिफरेंस। ओके, कट शॉर्ट। सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यहां पर फंडामेंटल राइट नहीं था और यहां पर फंडामेंटल राइट है। यही है आंसर। ये पीटी का बड़ा क्वेश्चन है। 1935 के संविधान में फंडामेंटल राइट नहीं था और हमने जो बनाया संविधान वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उसमें फंडामेंटल राइट का एक डेडिकेटेड चैप्टर दिया। यही अंतर है, पूछा हुआ है। अभी वो नहीं पूछ रहे हैं कहां से किया, वो सब अभी तो मैंने एक डिफरेंस बताया। इस तरह से क्वेश्चन फ्लो होता है। वैसे यूपीएससी स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है, बट बीपीएससी आप जाने, बीपीएससी के बारे में बता दूं, इस बार बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन आप लोग देखे हैं कि नहीं? एकदम यूपीएससी स्टैंडर्ड हो गया, बिल्कुल यूपीएससी स्टैंडर्ड हो गया। ये भूल जाइए कि अब बीपीएससी लोअर लेवल पर है यार, चलता है, यूपीएससी में नहीं। अब तो यूपीएससी ही स्टैंडर्ड लेके आपको चलना पड़ेगा। इस बार मैं क्वेश्चन देखा तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, यूपी तो एडॉप्ट कर लिया, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तो यूपीएससी पैटर्न को अडॉप्ट कर लिया, और इस बार जो बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन था वो प्योर एनालिटिकल, कहीं से भी नहीं, डिस्क्राइब फंडामेंटल राइट कभी नहीं देगा। अब दे विल नेवर गिव यू। इसलिए लेवल अपना रेंज बढ़ा दीजिए, अपना लेवल बीपीएससी के लिए बढ़ा दीजिए। अब रट कर काम नहीं चलेगा, बल्कि अंडरस्टैंडिंग से काम चलेगा। थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए, मतलब आपका ओरिजिनल थॉट माइंड से फ्लो होना चाहिए, तब होगा। इसके लिए मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, एनालिसिस अच्छा होगा, और मैं उस एनालिसिस पर ज्यादा फोकस करूंगा। ये नहीं कि हाँ जी इस आर्टिकल में ये है, इस आर्टिकल में ये है, ये आपका होमवर्क का विषय है। यू डू होमवर्क, आप बेयर एक्ट ले लीजिए, आर्टिकल पढ़ लीजिए। हम आपको बता रहे हैं कहां कहां पर क्या होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में है। सब बता रहे हैं कि कैसे होगा। किस आर्टिकल में है? 12 to 35 में है ना? किस कंट्री के संविधान से लिया गया? यूएस यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ये सब पॉइंट बनता है जो कि आपको अलग अलग जगह पर पूछा हुआ है, ये आपको जानना है। और अमेरिकी संविधान में लिया गया है, तो इसको वहां पर किस नाम से है अमेरिकी संविधान में? बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का वहां पर संग्रह है, वहां से ड्रॉ किया गया है। और इसको हम लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा भी। यह भी पूछा जाता है मैग्ना कार्टा, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट आ गया यहां पर, और यहां पर तमाम अधिकार देने की बात थी। यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है मैग्ना कार्टा वाला, जो आपको जानना पड़ेगा। यह भी चार्टर ऑफ राइट्स था, चार्टर ऑफ राइट्स, मैग्ना कार्टा, जो इंग्लैंड में इशू हुआ था जॉन विलियम के द्वारा। मैग्ना कार्टा जॉन विलियम के द्वारा। तो यह भी क्वेश्चन कहीं ना हिस्टोरिकल आपको समझना पड़ेगा, 1215 का है, तो यह बात आपको समझना पड़ेगा। इतनी बातें पढ़े तो हुए, ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब आप फीचर पर आइए, अब पूरी तरह कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि यहां पर कम समय में, चंद मिनटों में आपको 200-250 फंडामेंटल राइट के ऑब्जेक्टिव में बताने जा रहा हूं, अराउंड 250, अगर आप कंसंट्रेट करते हैं तब। और पैरेलली लिखते रहिए, क्योंकि बुक्स में सब चीज नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूं। तो वो टॉपिक ले रहा हूं एक तरह से फीचर्स का। अच्छा, ये मेंस का भी टॉपिक है, प्रीलिम्स का भी टॉपिक है, जहां शूट कर दीजिए वहीं पर ये टॉपिक फिट बैठ जाएगा। फीचर से आपका आ जाएगा तमाम चीजें। फंडामेंटल राइट के फीचर क्या है, एक मेंस का सीधा सीधा टॉपिक है, पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, बट आपको तो जानना ही पड़ेगा, आप पढ़े भी हुए हैं। और यहां से तमाम फ्लो कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव यहां से क्या क्या आपको आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो पहला इसमें आ जाएगा सबसे पहले फंडामेंटल राइट। अच्छा, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, किसी को ऑब्जेक्शन या प्रॉब्लम है क्या? क्लियरली बोलिए, टीचर से कोई चीज छुपाना नहीं चाहिए। दोनों में, हम दोनों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एफ आर तो नहीं लिखना पड़ेगा ना, ये मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है।
बाकी मैं हिंदी में भी, अब थोड़ा बोलिए कि हिंदी में भी इसको लिख दिया जाए, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब प्रैक्टिस है लंबे समय से बोर्ड पे इंग्लिश में लिखने का, लॉन्ग प्रैक्टिस है, 10 साल से प्रैक्टिस है लिखने का, इसीलिए मैं ये है फंडामेंटल राइट। एक आता है किस तरह के अधिकार हैं, आपका तमाम ऑप्शन आएगा, सो यू हैव टू से दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कैसे राइट्स है फंडामेंटल राइट्स? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार हैं जो संविधान के आर्टिकल जो भी है पार्ट 3 में दिया हुआ है। क्यों संवैधानिक अधिकार है? क्योंकि पार्ट 3 संविधान के पार्ट 3 में है। पहला फीचर तो यही है कि फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं, यह पहला फीचर है। जो भी उसमें ड्रॉप डाउन आएगा आपका आएगा, ये आपको पहला आपको ये पॉइंट दे देना पड़ेगा। दूसरा आएगा कि दीज आर मोस्ट फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट फंडामेंटल, मोस्ट फंडामेंटल, मोस्ट इसेंशियल। ये कल मैं डेफिनेशन में बताया था, सबसे मूलभूत। मोस्ट फंडामेंटल मतलब सबसे मूलभूत, सबसे जरूरी। क्यों? सर्वांगीण विकास के लिए, टू हैव ओवरऑल डेवलपमेंट। आपका विकास नहीं होगा, अब आप बोल रहे हैं आपको रोक दिया जाए, आपको धर्म ना मानने दिया जाए, आपको अपने बातों का क्रिटिसाइज करने का आपको पावर ना दिया जाए, समानता नहीं है, दो आदमी के बीच में भेदभाव कर दिया जाए। मतलब कि आप अगर ये राइट हटा दें पार्ट 3 से, तो एक ह्यूमन भी है वो भी पशु बन जाएगा। पार्ट 3 को खारिज कर दो, ये गार्बेज बन जाएगा, फिर ये डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगा। आज डेमोक्रेसी है तो पार्ट 3 के कारण है इंडिया में, बिकॉज सिटीजन से फ्लो होता है, पब्लिक से फ्लो होता है, पीपुल से फ्लो होता है, और पीपुल को इंपावर नहीं करोगे तो कैसे करेगा? तो ये बहुत जरूरी है। सो मोस्ट फंडामेंटल राइट्स, सो मोस्ट इसेंशियल। व्हाई इसेंशियल? बिकॉज अगर ये राइट नहीं हो तो आप अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा इसमें आता है नेचर, यानी प्रकृति क्या है? नेचर मतलब, नेचर माने प्रकृति। किस टाइप का है फंडामेंटल राइट्स? सुनिए पहले, किस तरह के राइट है? यह आता है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं ये। सिविल एंड पॉलिटिकल पूछा हुआ है यूपीएससी बीपीएससी सब में, किस तरह के अधिकार हैं? नेचर मतलब बता रहा है उसकी प्रकृति क्या है, नागरिक और राजनीतिक हैं। आर्थिक कम है नहीं, सोशल कम है। आर्थिक और सोशल कहां मिलेगा राइट? डीपीएसपी में। जो पार्ट 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वहां पर भी अधिकार है ना? वहां कैसे अधिकार हैं? सामाजिक और आर्थिक। यहां पर पार्ट 3 में मेनली आपको कैसा राइट है? ये पूछा हुआ है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, नागरिक और राजनीतिक अधिकार। यहां पर आपको इकोनॉमिक फोकस नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक क्षमता कम थी 49 में, और धीरे धीरे जैसे पॉकेट बढ़ा, स्ट्रेंथ बढ़ा, रिसोर्स बढ़ा, तो हम दे रहे हैं। इसलिए डीपीएसपी चैप्टर क्यों बनाया गया? तो उन्होंने सोचा कि अभी हम सब कुछ नहीं कर सकते, सबको काम का अधिकार नहीं दे सकते, तो एक चैप्टर 4 बना दो और कह दो कि ये डायरेक्शन है जी, आज हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में तुम लोग ध्यान में रखना, जो देश के नीति निर्माता हैं वो लोग ध्यान में रखना कि ये हमारा विजन है, ऐसा हम सोचते हैं कि हमारा देश इस तरह से ग्रो हो। इसीलिए हमने चैप्टर 4 बना दिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आज हम इतना दे रहे हैं, इतना देने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको वोट दे दिया, कास्टिज्म को, जो भी अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता को खत्म कर दिया, सबको समान कर दिया, धर्म मानव स्वतंत्र, सब कुछ ठीक ठाक है। इसलिए ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, और वो वाला आप नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जानना पड़ेगा। नॉट नेचुरल राइट्स, नॉट नेचुरल राइट्स। ये नेचुरल राइट्स नहीं है, कल मैं बता रहा था। ये विश्लेषण आएगा, यहां से पीटी आएगा, ये बीपीएससी स्टैंडर्ड का है। आर्टिकल रटने से नहीं होगा, ये जानिएगा और आर्टिकल याद कर लीजिएगा। आप बताइए कौन क्वेश्चन नहीं आता है, जस्ट क्वेश्चन मी,
अब तब आपको पता चलेगा कि हां सर ये चैप्टर कवर नहीं हुआ। ये अनुभव से होता है, ये केवल एक्सपीरियंस से आएगा। नॉट नेचुरल राइट, आपके फंडामेंटल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार तो क्या है, क्यों नहीं है भाई? अगला क्वेश्चन तो ये होगा ना, क्योंकि ये मेंशन है संविधान में, दीज आर मेंशन राइट्स। ये संविधान में लिखित है क्योंकि रिटन में है। नेचुरल राइट्स जो प्राकृतिक अवस्था में थे, हम बताए थे ना कल, ये अधिकार कैसे अधिकार है? मेंशन्ड है, रिटन है, कहां पर? संविधान में। जब और स्टेट द्वारा इनको प्रोटेक्शन दिया गया है, इसलिए ये नेचुरल राइट्स नहीं है। ये 4 फीचर्स अभी हुआ। अब आगे आइए। अच्छा ठीक है, इसका मतलब है इसको हम पहले भी आ सकते हैं। ओ इतना चला गया, ठीक है। अब कितना फीचर हमने बताया अभी? हाँ, अब 5 आइए, 5। ये जस्टिसिएबल राइट्स हैं। जस्टिसिएबल मतलब न्याय निर्णय, न्याय निर्णय कैसे राइट्स हैं? जस्टिसिएबल एक फंडामेंटल राइट का सैलेंट फीचर है। क्यों? क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, देन यू हैव 2 ऑप्शन। 1, यू कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट। जिस राज्य के निवासी हैं उस राज्य के में जिस हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है वहां पर जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, और यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32। यह 32 है, अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 भी एक मूल अधिकार है जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह भी एक फंडामेंटल राइट है, बट आपको पहले हाईकोर्ट अप्रोच करना पड़ता है। संविधान में रोक नहीं है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट ना जाओ, बट प्रैक्टिस क्या है? पहले आपको हाईकोर्ट जाना होगा। अगर आपको उपचार उपलब्ध है, रिलीफ उपलब्ध है, देन यू फर्स्ट अप्रोच टू हाईकोर्ट। ये नहीं कहता है कि पहले लोअर कोर्ट में जाओ, वहीं 10 साल बिता दो। हाईकोर्ट में आज रिट लगाइए, सर इसको डिटेन कर लिया गया है इलीगली, और चीफ जस्टिस है जहां पर भी कोर्ट में, और तुरंत दोपहर में सुनवाई हो सकती है। सवाल है किसको हायर कर सकते हैं, या आप अच्छे ढंग से जानते हैं, आप खुद ही प्रकट हो जाइए हाईकोर्ट में। अगर आप जानते हैं तो कोई हाईकोर्ट के वकील को हायर करने की जरूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है आप कितने सजग हैं अपने अधिकारों के प्रति। दैट्स वाई दीज आर जस्टिसिएबल राइट्स, बिकॉज दीज आर इनफोर्सिएबल थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 2 आता है, ये भी पूछा हुआ है। लोअर कोर्ट नहीं आएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, संवैधानिक कोर्ट है। तो इनको इन्फोर्स कौन करता है, लागू कौन करवाने का काम है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, ये इनफोर्सिएबल हैं, मतलब लागू होने योग्य हैं। ये फीचर है। क्लियर है कि नहीं? लास्ट बेंच, रेड कैप समझ में आ रहा है ना आपको? क्लियर है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाइए, है ना। अगर कहीं किसी को दिक्कत होगा आप बोलते जाइएगा। अगर स्पीड ज्यादा है तो आप बोलिए, हिंदी ज्यादा हो रही है, इंग्लिश ज्यादा हो रही है, यू शुड ऑलवेज स्पीक आउट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके बात है। दूसरा, अगला, ये दोनों को मिला है। यहां से बहुत ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं। ये फंडामेंटल राइट दोनों को है, बोथ। सिटीजन्स को तो है ही, आपको सारा का सारा है, ऑल सिटीजन को ऑल है, और नॉन सिटीजन्स को भी है, यानी गैर जो नागरिक हैं उनको भी है। नागरिक को तो सारे हैं और गैर नागरिकों को भी है। ये आपको इंपॉर्टेंट ये जानना पड़ेगा। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 30, 29। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। ये छोड़कर मतलब एक्सेप्ट दिस वन, एक्सेप्ट, मैं दोहराता हूं,
15, 16, 19, 29 और 30, 1, 2, 3, 4, 5, ये 29 है, 29। इतना छोड़कर बाकी नॉन सिटीजन को भी है, मतलब फॉरेनर को भी है, जो सिटीजन भारत का नहीं है। यानी फंडामेंटल राइट केवल सिटीजन के लिए नहीं है, नॉन सिटीजन के लिए भी है। समानता देखिए, 14 सबको है, सारा चीज दिया हुआ है यहां पर। राइट टू लाइफ है, सब कुछ है उनको। आर्टिकल है ये, संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर को भी है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको जानना है। आगे बढ़े। फंडामेंटल राइट का एक प्रकृति है कि ये संशोधनीय है, दैट इज एमेंडेबल। एमेंडेबल है, यानी कि फंडामेंटल राइट क्या है? संशोधनीय है। इनमें संशोधन किया जा सकता है। कौन करेगा संशोधन? राज्य की विधानसभा भी तो कर सकती है। यस। अच्छा, कोई है जो सपोर्ट करे कि राज्य की विधानसभा भी कर सकती है? नहीं कर सकती है। एक राय है तो हमें भी मानना पड़ेगा। दैट मीन्स ओनली वन एंड ओनली पार्लियामेंट, संसद, पार्लियामेंट कर सकती है। लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति बिल लाना पड़ेगा। कौन सा बिल आएगा? संशोधन करना है तो कौन सा बिल आएगा? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। क्लियर हो? CAB, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये लाना पड़ेगा। राइट? कौन से आर्टिकल में बिल आएगा? 368 के तहत। अब जोड़ते रहिए कितना पीटी बन रहा है, सब रिलेट कर रहे हैं। सब संविधान ये रहेगी केवल चैप्टर 3 पर ही है, पूरा जुड़ा हुआ है आपस में। कोहेरेंट ग्रॉस अप्रोच लेके चलिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलिए, तब वो क्लियर होगा। खंडित अप्रोच नहीं, ग्रॉस अप्रोच लेके चला जाता है संविधान के समय में। ये एक फीचर है, दीज आर एमेंडेबल। तो पूरा अमेंड करके हटा दीजिए, पूरा उतना पन्ना फाड़ देते हैं इसमें से। संशोधनीय है। अभी आप लोग सहमत हैं हमारे बात से? नहीं है? संशोधनीय है। पूरा चैप्टर हटाकर हम नया लगा देंगे? पॉसिबल? क्या कोई रोक टोक है? कहीं संविधान में लिखा है कि ये हम नहीं कर सकते हैं? एनीवेयर? अरे 12 से, सुनिए, 12 से 35 तक है ना? कहीं लिखा है किसी आर्टिकल में कि आप ये नहीं हटा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते? चलिए, ये चीज तो कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती का जजमेंट कल मैं उल्लेख किया था आप लोगों के सम्मुख, जो 1973 में ये आया था और कहा था कि सब कुछ कीजिए बट बेसिक फीचर को आप नहीं बदल सकते। तो कहा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि फंडामेंटल राइट बेसिक फीचर है? अगला क्वेश्चन है, क्या फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में है 12 से 35 तक, वो संविधान का बेसिक फीचर है? कोर्ट बता सकते हैं। कोर्ट ऐसा बोला है कि ये बेसिक फीचर है? तो बताया है क्या? कुछ नहीं बताया। डिफरेंट जजमेंट्स में इसका मतलब तब मेरी बात मानना पड़ेगा कि पूरा इसको हटा सकते हैं तब तो, अगर सुप्रीम कोर्ट आज तक नहीं बोला है। डिफरेंट जजमेंट्स। अच्छा, कोई है ऐसा बेसिक फीचर? टोटल मूल अधिकार मतलब आप टोटल की बात कर रही हैं? यही है डिस्कशन का लार्जर पॉइंट, यही है हमारा कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन कि ये अमेंडेबल हैं और ये बेसिक फीचर में है, कुछ को आप नहीं हटा सकते। जैसे आर्टिकल 21, जैसे 14, जैसे 32, ये नहीं बदला जा सकता। समझ रहे हैं बात? ये नहीं बदला जा सकता। ये यहां नीचे दिख रहा है बोर्ड आपको नीचे। तो अमेंडेबल का मतलब होता है कि उसमें आप संशोधन करने की क्षमता रखते हैं।
तो इसका मतलब है कि आपने एक हटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। हटाना मतलब डिलीशन, डिलीट कर देना, राइट। आप लोग डिलीट करते रहते हैं तमाम सी चीजें। डिलीशन आप हटा दिए, और एडिशन आप जोड़ भी दिए। ये दोनों काम कर सकते हैं और चेंजेस भी कर सकते हैं, यानी अमेंडमेंट। सिंपल, लाइन में हेरफेर, वर्ड में हेरफेर, अमेंडमेंट। आप डिलीट कर दिए एक आर्टिकल को, फंडामेंटल राइट को हटा दिए, वहां से पार्ट 3 से बाहर हो जाएगा। आपने नया जोड़ दिया, आ जाएगा पार्ट 3 में, फिर उसको सारा प्रिविलेज मिलेगा फंडामेंटल राइट का, या फिर उसके वर्डिंग में बदलाव। अमेंडमेंट का मतलब यही 3 हो सकता है। तो आपको पता है कि डिलीशन, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। 31 से हटा के अब इसको हटा दिया गया, और अब ये कहां चला गया? 300A। तो संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट है आज की तारीख में? कौन सा अधिकार है? लीगल राइट है। संपत्ति मतलब उसके लिए आप रिट नहीं सीधे अप्लाई कर सकते हैं, रिट नहीं जाइएगा। हाई कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट है, मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस, सर्क्यूरारी, को वारंटो, जो भी ये रिट मिलता है वो राइट टू प्रॉपर्टी के लिए उपलब्ध नहीं रहा, बिकॉज दैट इज लीगल राइट। ये कानूनी अधिकार है। तो आप लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप अपील के थ्रू आइएगा लोअर कोर्ट के निर्णय के खिलाफ। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, हटा दिया गया, यानी डिलीट किए हैं, ऐसा होता है। और आपने जोड़ा भी है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जोड़ दिया आपने 6 से 14 वर्ष। पहले डीपीएसपी में था, राज्य के नीति निदेशक तत्व में था, अब आपने पार्ट 3 में लाया, दैट इज 21A। अब ये मूल अधिकार हो गया, ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। आपने डिलीशन भी किया, आपने एडिशन भी किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, तो ये डिलीशन आपने किया कौन से आर्टिकल से किया? राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया 42वां से 44। इतना कन्विंसिंग होना चाहिए। ये क्या हो रहा है? राइट, तो इसको आपने किया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर 300A में ला दिया गया। अब वो विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? एक ही बात हुआ, विधिक या कानूनी। लेकिन संवैधानिक अधिकार अब नहीं रहा। संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक अधिकार। कैसे समर्थन कर रहे हैं मेरी बातों का? इसीलिए आपके क्रिटिकल काउंटर नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। कल मैं बताया था ना, संवैधानिक जो भी संविधान में है सब संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब रिट का वो खत्म हो गया, उसका जो प्रिविलेज था, रिट नहीं मिल सकता। ये एक इंपॉर्टेंट है। और ये भी बता दीजिए कैसे हुआ, 21 कैसे आया? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000। बताइए कितना आप लोग प्रीलिम्स का अभ्यास कर रहे हैं? पूरा हाँ, इसी से आया। और ये तो पार्लियामेंट का एक्ट था, और एक एक्ट भी बनाया गया, मतलब एक और लॉ बनाया पार्लियामेंट ने। ये तो संविधान में संशोधन कर दिया गया। लेकिन संविधान में संशोधन तो इसको कहते हैं एक तरह से पेरेंट लॉ। पेरेंट लॉ समझते हैं आप? पेरेंट लॉ मतलब मेन लॉ का एक नियम बना दिया, प्रोविजन लगा दिया। अब वो कैसे होगा, किस तरह से नियम है डिटेल्ड, उसके लिए पार्लियामेंट को एक और लॉ बनाना पड़ेगा। संशोधन करके आपने कह दिया 21A में, जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक लाइन का दिया हुआ है 21A, अगर आप देखें तो सिंपली वन लाइन इस बुक में होना चाहिए, अगर ये पुराना ना हो तो। 21A राइट टू एजुकेशन, इसमें दिया हुआ है राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देगा। ये 2 लाइन लिखने से हो गया। कौन सी रीति से? अरे भाई एक लॉ बनाना पड़ेगा ना, जब सारी डिटेल बातों करोगे तो। पार्लियामेंट लॉ बनाया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन
RTE आया ना, तो मेन प्रोविजन बना दिया। उसके बाद आपको और लॉ बनाना पड़ेगा कि इसको कैसे लागू करना है, क्या फंड लगेगा, क्या रिक्वायरमेंट होगा, क्या टीचर स्टूडेंट रेशियो होगा, अभी सब एडॉप्ट कर लिया है। तो इस तरह की बातें हैं, तो ये अमेंडेबल हैं, इस तरह की आपको जो मैंने बताया ये इस तरह का। अब ऐड कर देते हैं इसको, जैसा कि ये लोग कहता है। ऐड हो गया, अब बैक भी जा सकते हैं फिर। ठीक, कितना फीचर बता दिए थे हम अभी तक? 7। अब अगला आइए, फुल क्वेश्चन है मेंस का। अगर लिख दिए तो पूरा में पूरा मार्क्स, एक भी कमी नहीं, और पूरा प्रीलिम्स यहां से रन कर रहा है। ये इंटीग्रल अप्रोच है, आपको फील होता होगा कि ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है, खंडित अप्रोच नहीं है। ये सस्पेंडेबल है, सस्पेंशनेबल या सस्पेंडेबल, यानी कि निलंबनीय। निलंबनीय मतलब इसको निलंबित किया जा सकता है। हिंदी वर्ड पर ध्यान नहीं देना है, अगर उसका हम सही ढंग से नहीं लिख पा रहे हैं तो बोर्ड में वो ना होता है, ये ना होता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। निलंबनीय है, ये फीचर है फंडामेंटल राइट का। दिस कुड बी सस्पेंडेड, सस्पेंड किया जा सकता है। कब? आपातकाल, इमरजेंसी में, यानी कि नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इनको क्या किया जा सकता है? सस्पेंड किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन से प्रोविजन में है? आर्टिकल 352। 352। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल कौन से ग्राउंड पर लागू होगा? मुझे थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए आप लोग। राष्ट्रीय आपातकाल 1 by 1 वार के समय, जय लखीमपुर में हो गया, वार हो गया, वार, चलिए मान लिए। दूसरा वाह्य आक्रमण, करेक्ट। एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, वाह्य आक्रमण, हाँ। और थर्ड है आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन। और एक चौथा भी है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस। नो सर, इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिमूव कर दिया गया 1926 के बाद। आंतरिक अशांति, नो नो सर, दिस इज नॉट ए कंडीशन, इसको हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया। ध्यान रखना है, वही तो ध्यान रखना है, ये लिखने का उद्देश्य ही तो यही है। इसको हटा दिया गया और ये ला दिया गया। कैसे लाया गया? यस, ये लाया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। आर्म्ड रिबेलियन लाया गया और इसको हटा दिया गया। अदरवाइज आंतरिक अशांति हो तो कोई भी सरकार के आंतरिक अशांति है, इमरजेंसी लगा दो। ये इंदिरा गांधी का था, लेकिन जब जनता सरकार आई तो आंतरिक अशांति वाला वर्ड को हटाकर क्या ला दिया? आर्म्ड रिबेलियन ला दिया। समझ में आ रहा है? लास्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने ग्राउंड पर है बताइए, कितना ग्राउंड है इमरजेंसी का? 3। बोलिए, लास्ट कौन सा है? वित्तीय। 352 कौन कौन से ग्राउंड पर लाया जा सकता है? आंतरिक अशांति तो काट दिया, अब आंतरिक अशांति नहीं रहा। 44वां संशोधन आंतरिक अशांति के प्रोविजन को हटा दिया और कौन सा लाया? सशस्त्र विद्रोह। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अगर विद्रोह कर दे और राजपथ पर कूच कर जाए, सब नेता को अरेस्ट कर लो, तब तो इंपोज हो सकता है राइट। ये क्यों मैं बताया? मैं तो फंडामेंटल राइट बता रहा हूं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकता है। अगर वॉर है तो सस्पेंड हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन है तो सस्पेंड हो सकता है। इस ग्राउंड पर सस्पेंड नहीं होगा। यह मेरा कहने का उद्देश्य है। केवल 2 ही आधार पर आपातकाल लगेगा तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकता है। आर्म रिबेलियन के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड, ये जानना जरूरी है। इतनी डिटेल में जानिएगा तब बीपीएससी पर ग्रिप मजबूत होगा, अदरवाइज नहीं। सतही पढ़ने से नहीं होता है, लाखों लोग तैयारी करते हैं।
और आप लोगों को क्रिम बनना है तो इन डेप्थ स्टडी करना होगा। और सस्पेंड करने के लिए 352 है, No, no, no. So 358, 359. ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा। सर केवल आर्टिकल 19 राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? उद्घोषणा। ये नहीं कि 352 लागू हो गया सस्पेंड हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। ऑटोमेटिक, नो ऑटोमेटिक सस्पेंशन, ये ध्यान में रखिएगा। स्वतः सस्पेंड नहीं होगा। कैसे होगा? राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करेगा। वो उद्घोषणा, राष्ट्रपति की जो उद्घोषणा है, राष्ट्रपति की उद्घोषणा, इसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। इसका आर्टिकल है 359(1), 339 ब्रैकेट में 1। इसके तहत राष्ट्रपति एक लिखित अधिसूचना जारी करता है और कहता है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड तब होता है। 359(1) बोला, ठीक तो है। 359(1) में यह नियम है, प्रावधान है कि राष्ट्रपति लिखित में अधिसूचना जारी करेगा। दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन, राष्ट्रपति की उद्घोषणा, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड। क्या चीज? वो तो हम अभी बता रहे हैं ना, अभी तो आप देखिए ना। लेट चाहिएगा तो मेजर पोर्शन मिस्ड, मेजर पोर्शन मिस्ड। अगर इस बात को आप समझेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है, ठीक है। अलग अलग है, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन अलग है। वार तो सीधे चाइना अटैक कर दिया, पाकिस्तान अटैक कर दिया। और एक्सटर्नल एग्रेशन एक ऐसे भी हो सकता है कि छद्म वे में हम डिक्लेयर नहीं किए, वार डिक्लेयर किया जाता है। हमने भारत पर लॉन्च कर दिया, इंडिया अटैक कर दिया पाकिस्तान पर। और एक होता है छद्म, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, वो वार नहीं था बट एग्रेशन तो था, वाह आक्रमण। पाकिस्तान के मेन लैंड में मिराज से जाकर आप हिट करके आ गए, वो एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं था। और दूसरी बात था कि वो आकर इस तरह से धमकी देकर बगल से ही सीमा पर से चला गया। तो एक्सटर्नल एग्रेशन इज नॉट अ वॉर, फॉर्मल वॉर। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब एक आक्रमण हुआ है, दैट्स ऑल। छोटा बड़ा जो भी हो, दोनों में अंतर है। सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं? कौन कौन? 2 और छोड़कर 20 और 21। सो एक्सेप्ट, सिवाय 20 और 21, ये 2 छोड़कर। कितना इसमें प्रीलिम्स बना होगा आप समझिए। जब मैं बोला कि यहां पर 200, 250 प्लस, वो भी मैं शॉर्ट ही बोला, उससे ज्यादा। ये सब अपने आप में पीटी का क्वेश्चन है, ऑल पीटी का क्वेश्चन है, जो आपको रिफर्बिश हो रहा है, यहां पर रिफ्रेश हो रहा है। उन चीजों को समझिए, तब बातें हो रही है। Article 19, the freedom of speech and expression is automatically suspended. But except that article, President has to separately declare a declaration. आ रहे हैं, अभी वहां आ रहे हैं, अभी तो वहां आ रहे हैं, अभी फिनिश नहीं हुआ है। ये मिटा देंगे हम तब ना, उसके बाद आएगी। इसके अलावा ये दोनों नहीं होगा, रेस्ट सारा हो जाएगा। ये दोनों को छोड़कर रेस्ट सारा हो जाएगा। प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन में मेंशन होता है, लेकिन एक चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा, दैट इज ऑल 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम। ऑल 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम जो 19 में दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं ना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और बाकी के लिए मेंशन करना पड़ेगा। तो ये है आपका कैरेक्टर, किसका? फंडामेंटल राइट का। क्या कैरेक्टर है? कि ये विलंबनीय है, निलंबनीय है, सस्पेंडेबल है, सस्पेंड किया जा सकता है। कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये है। तो इसको मिटा सकते हैं अब, या फिर जोड़ दीजिए। कौन सी? 358। ये 358 है प्रोविजन। 359 में प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है 1 में। 359(1) में प्रेसिडेंट को पावर है कि वो घोषणा करे, रिटन घोषणा करेगा। और प्रेसिडेंट तो कुछ करता नहीं है,
केवल आराम से बैठने का है, सब चीज यहां से बना बनाया आएगा और वो साइन कर देगा। तो जो करेगा सो प्राइम मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट वर्ड एक ही जगह जिक्र है, यूपीएससी बीपीएससी में आया हुआ है। हाँ, किसमें? कैबिनेट वर्ड एक जगह है, बाकी सब जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। एवरीवेयर देयर इज मंत्री परिषद, बट कैबिनेट का जिक्र एक ही आर्टिकल में है, 352 में। यह भी नोट कर लीजिएगा, संविधान में एक ही जगह कैबिनेट वर्ड आया है, 352 में, और बाकी सब जगह आपको मिलेगा COM, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्री परिषद। और यह प्रावधान भी लाया गया था संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 में जनता सरकार ने यह प्रावधान लाया कि कैबिनेट के लिखित अनुशंसा पर, रिटन रिकमेंडेशन पर ही राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। यह नहीं कि मोबाइल से फोन कर दिया, हाजी कोविंद साहब राष्ट्रपति लागू कर दो, प्रेसिडेंट मतलब इमरजेंसी लागू कर दीजिए, नथिंग लाइक दैट। क्योंकि इंदिरा गांधी थी, आयरन लेडी थी, ठीक है। इसलिए खुशवंत सिंह जैसे लोग कहते हैं इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के बीच में एक कंपैरिजन चल रहा था। तो खुशवंत सिंह जानते ही हैं किस तरह से उनका आता है, टिप्पणी आता है। तो कहा कि इंदिरा गांधी जैसा पुरुष नहीं देखा और मनमोहन सिंह जैसा स्त्री नहीं देखा। ये एक मतलब बातों को बता रहा है, ये नहीं पुरुष और महिला नहीं है, मतलब मनमोहन सिंह किस तरह से काम करने का स्टाइल है और इंदिरा गांधी का कैसा था। गेम चेंज कर दिया। इंदिरा गांधी का जो निर्णय था वो अद्भुत और अभूतपूर्व था। कल बालाकोट का ही निर्णय था, वो भी बहुत बड़ा निर्णय था। बिना परवाह किए पाकिस्तान के एटॉमिक हॉक्स को रातों रात खत्म कर दिया। मेनलैंड में हिट करके आ गया भारत का मिराज पूरा, एक साथ जाकर बेड़ा बनाकर। ये बहुत बड़ी बात है, यही मेरा PhD का शोध का विषय भी है, ठीक है। अब आइए, ये पॉजिटिव राइट्स हैं, सकारात्मक अधिकार, पॉजिटिव राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट कैसे राइट्स हैं? पॉजिटिव राइट्स, सकारात्मक अधिकार। मतलब ये आपको कुछ दे रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट आपको कुछ दे रहे हैं। नोट कीजिए आर्टिकल पॉजिटिव राइट्स में कौन कौन है, नोट कर लीजिए। 19, 25, 29, 29 ब्रैकेट में 1, 29 1, 29 और ब्रैकेट में 1, 29 1, 31 30 ब्रैकेट में 1। ये पॉजिटिव राइट्स बनाता है। फंडामेंटल राइट्स कैसे राइट्स हैं? पॉजिटिव राइट्स है, सकारात्मक अधिकार है, क्योंकि आपको दे रहा है। तो आपने जो जो लिखा, जैसे कि आपने कौन कौन सा भी लिखा, 14, 19 आपको स्वतंत्रता दे रहा है, तो उसका पॉजिटिव कैरेक्टर बता रहा है। आपको स्वतंत्रता दे रहा है 19, आपको एजुकेशन दे रहा है 21A। तो तमाम चीजें फंडामेंटल राइट आपको दे रहा है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव राइट्स हैं। एक और कैरेक्टर है इसका, निगेटिव राइट्स भी है। फंडामेंटल राइट्स, निगेटिव राइट भी इनका कैरेक्टर है, नकारात्मक, यहां से भी है, नकारात्मक अधिकार के रूप में भी है फंडामेंटल राइट्स। राइट 14 लिखिए, 14 ये सब पीटी का क्वेश्चन है, कॉमा 14, 15 1 ब्रैकेट में 15 1, 15 ब्रैकेट में 1, 16 2, 18 1, 16 2, 18 1, 20, 22 1 और 28 1। रिपीट करें क्या? 14, 15 1, 16 2, 18 1, 20, 22 1, 28 1। अब आपका ड्यूटी है घर पर जाकर मिला लीजिए कि इसमें है क्या क्या। लेकिन ये निगेटिव कैरेक्टर के हैं, मतलब कि राज्य को रोक रहा है, तुम ऐसा नहीं करोगे, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे। ये किस पर बंधन है? स्टेट पर। मैं बता रहा हूं, भी आएगा अभी।
पॉजिटिव सब फंडामेंटल राइट्स पब्लिक के लिए है। पॉजिटिव राइट्स मतलब कि यह आपको संविधान की ओर से प्रदत्त है आपके लिए, फॉर गुड ऑफ योर सेल्फ। और निगेटिव ये राइट्स इसलिए है कि यह रोक रहा है किसी को, रेस्ट्रेन स्टेट को कि तुम ऐसा नहीं करोगे, जाति धर्म भाषा क्षेत्र जो भी है। या निगेटिव इधर पब्लिक के लिए है कि पब्लिक के बीच में, पब्लिक के साथ तुम ऐसा नहीं करोगे। कौन? स्टेट। ये भी पब्लिक के साथ है। पब्लिक के बीच में इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। और ये रोक रहा है स्टेट को कि स्टेट सबको इक्वल ट्रीट करे। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 ये हमारा बेटी के समक्ष समता का अधिकार, ये पब्लिक के लिए पॉजिटिव है ना कि सबको इक्वल। इसका दो पार्ट है। राज्य ऐसा नहीं करेगा सिवाय ऐसे वर्ड है जो, अगर आप 14 देखें, अभी वहां हम गए नहीं है लेकिन आप पहले वहां, क्योंकि अभी मैं फीचर बता रहा हूं। राइट, देखिए इसमें दिया हुआ है 14 में, हिंदी में ही पढ़ लें हम, कि राज्य के अंतर्गत 14 ना बात कर रहे हैं, 14 में आइए। हाँ, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये नहीं वर्ड है इसमें, वंचित। ये किस पर रोक लगा रहे हैं आप? किसको रेस्ट्रेन कर रहे हैं आप? स्टेट को। दैट्स व्हाई दीज आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, बिकॉज देयर इज रेस्ट्रेन पावर। रोक रहा है स्टेट को, ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे। जब ये निगेटिविटी वर्ड में निगेटिव लाइन आ जाएगा तो निगेटिव राइट्स के रूप में है, बट पब्लिक के लिए पॉजिटिव हो गया वो, तो ये राज्य को रोक रहा है। तो ये फीचर हो गया। इसको आगे बढ़े अब हम लोग। दूसरा इसमें एक आएगा कि ये फंडामेंटल राइट, जैसे कि आपको राज्य के खिलाफ है, नियुक्ति में आपके साथ भेदभाव हुआ, बीपीएससी में, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, तो ये सब तो राज्य ही ले रहा है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लेकिन जैसे मैं प्राइवेट आदमी हूं, हमने आपको बंधक बना लिया, तब क्या करेगा? प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ तो फंडामेंटल राइट लागू नहीं होगा। अरे आप कोर्ट में एलआईसी को, रेलवे को, बैंक को, यूपीएससी, एसएससी, इस लोगों को ना कटघरे में खड़ा करेंगे जो सरकार है या सरकार का इंस्ट्रूमेंट है। यूनिवर्सिटी से तो इंस्ट्रूमेंट हो गया, हमको कैसे करोगे? हम तो सरकार है नहीं, हम तो प्राइवेट आदमी हैं। और हमने आपको तकलीफ दिया, आपको बंधक बना लिया, रूप में कैद कर दिया, हमको कैसे करोगे कटघरा में? क्योंकि फंडामेंटल राइट आर only against a state or instrument of a state. But there is a question again that fundamental rights, certain, not all, certain, कुछ fundamental rights ऐसे हैं जो कि प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किए जा सकते हैं। Available against private people also. Available against private persons also. कुछ मूल अधिकार वैसे हैं जो निजी व्यक्ति हैं, यानी स्टेट नहीं है, जो यह स्टेट का हिस्सा नहीं है। स्टेट समझ रहे हैं आप? उसका डेफिनेशन है 12 में। उसके खिलाफ भी, प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी लागू हो सकता है। प्रीलिम्स में आया हुआ ये क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। 15(2) वो कौन से मूल अधिकार हैं जो प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ भी इन्फोर्स करवाए जा सकते हैं? 15(2) विद इन ब्रैकेट 2, 17, अब 17 की चर्चा कोई कर रहे थे। जैसे मैं अब ये करता हूं 17 की, जैसे मैं भेदभाव करूं, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत मैं करूं। आप भी प्राइवेट व्यक्ति, हम भी प्राइवेट व्यक्ति, दोनों सरकारी आदमी नहीं हैं, लेकिन आप रिट हमारे खिलाफ दायर कर सकते हैं। रिट हमारे खिलाफ दायर होगा, इस आर्टिकल में रिट दायर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि इस मामले में प्रोविजन दिया हुआ है। प्राइवेट व्यक्ति लैंग्वेज ही है वो। 17, 23, 24, 18(3), 18(4). आई रिपीट, 18(4) नोट कीजिए। 15(2), 17, 23, 24, 18(3) और 18(4). इतना आर्टिकल इवन प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी इन्फोर्स किए जा सकते हैं।
जो इन्फोर्स करने वाला है, संवैधानिक कोर्ट है, और आपको कोर्ट तक अपना फरियाद देना पड़ेगा, ये है, ये सब आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट वन, इवन यूपीएससी लेवल का ये सब चीजें हैं। बीपीएससी तो इस लेवल पर करेगा, उसके बाद क्वेश्चन बचेगा नहीं। फीचर से ही पूरा फंडामेंटल राइट रैप अप हो जाता है। पूरा फीचर में अगर आप बढ़िया ढंग से समझ गए, देन यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल राइट। पूरा संविधान का ही इसमें पूरा समरी है, इसेंस है, बोला हुआ है पूरा संविधान। नेक्स्ट ये भी आता है कि फंडामेंटल राइट क्या है, संविधान का, भारतीय संविधान का फीचर है, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान की विशेषता है, यह भी इसका कैरेक्टर है। जब आप भारतीय संविधान की विशेषता पढ़िएगा तो उसमें एक मूल अधिकार भी मेंशन है। हमने शुरू में ही बताया था, स्टार्टिंग ही किया था कि 49 के कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, और 35 में यह पोर्शन नहीं था। सबसे बड़ा विशेषता यह हुआ। ठीक है, दूसरा बात, एक हमने वो चर्चा किया था बेसिक फीचर वाला, वो भी एक अलग से बनाया जाता है। सर्टेन फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ मूल अधिकार संविधान के मौलिक विशेषता के रूप में है, आधारभूत विशेषता के रूप में है। कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो कि बेसिक फीचर हैं, आधारभूत विशेषता के रूप में है। अभी तो खैर वो चैप्टर पर हम नहीं गए हैं, लेकिन डीपीएसपी में पॉजिटिव चीज है, हमेशा कहीं कुछ दे रहा है डीपीएसपी, राइट, स्टेट के लिए। और डीपीएसपी में भी आपको बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत पॉजिटिविटी है, राज्य बहुत कुछ आपको दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है, स्वतंत्रता दे रहा है, ये तमाम सुविधाएं दे रहा है। निगेटिव इसलिए बताए हैं, ये फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में है, वो भी स्टेट के लिए है, वो भी स्टेट के लिए ही है। सब जगह फंडामेंटल राइट को तो स्टेट ही दे रहा है टोटल। फंडामेंटल राइट तो स्टेट के माध्यम से आपको मिल रहा है। किसके लिए? स्टेट के लिए। स्टेट न दे रहा है, पर्सन दे रहा है आपको आजादी, हम दे रहे हैं आजादी। आपको आजादी, फ्रीडम जो है, या जो समानता आपको हम दे रहे हैं, जो समानता दिया जा रहा है, वो सब स्टेट दे रहा है। यानी भारतीय राज्य, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया आपको दे रहा है, और देने के लिए मैंडेट ये बुक में है, यहां से फ्लो हो रहा है। ये भी है, इसमें भी तो है, आप पढ़िए ना, हम जो बताए समानता दे रहे हैं ना कि सब लोग समान है, तो आपको मिला नहीं, आपको समान कर दिया दो लोगों के बीच में, आपको स्वतंत्रता दे दिया, आपको एजुकेशन दे दिया, समान किया, ये सब दिया ना आपको। तो जब दे रहा है, कुछ प्रदान किया जा रहा है, तो पॉजिटिविटी है ना, देने वाला तो हमेशा पॉजिटिव हो गया। और कहीं कहीं स्टेट को रोक भी दे रहा है, इसलिए कि इमरजेंसी है भाई। आप बाहर जाइएगा, वहां पर सेना संभाली हुई है, मोर्चा, वहां जाके वीडियो बनाकर आप पोस्ट कर दीजिएगा। क्या चीज का? यू आर डीलिंग विथ एक्सेप्शन। आप एक्सेप्शन को रूल ना बनाइए। जब आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, जहां पर सेना मोर्चा संभाले हुए है, देश की एकता और अखंडता खतरे में है, फॉरगेट फंडामेंटल राइट्स। संविधान कहता है पहले देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता महत्वपूर्ण है, और आपको तो हमेशा उपलब्धि है, और वो आपके लिए है। देश नहीं रहेगा तो आप क्या रहिएगा, फिर संविधान कहां रहेगा। इसलिए पहले देश रहेगा तब आगे की बात आएगी। इस तरह की बातें हैं, राइट। तो ये चीज आपको है। उसके अलावा बेसिक फीचर में आता है, तो बेसिकली अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, वो 3 राइट को डिक्लेयर किया है जजमेंट में, बेसिक फीचर में 14, 21 और 24। 14, 21, 24 ये तीनों को डिक्लेयर किया हुआ है कि ये बेसिक फीचर है, अलग अलग जजमेंट में। ये जान लीजिएगा, बेसिक फीचर है जिसको हटाया नहीं जा सकता। यही 4 है, 14, 21, 24। अब 24 भी आप देख लीजिएगा, पता है ना 24 क्या है? चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर का है, एब्सोल्यूट राइट है।
ये जान लीजिए, एकमात्र जो है वो एब्सोल्यूट राइट है जिसका कोई, जितनी भी स्वतंत्रता है या संविधान में अधिकार आपको दिया हुआ है, सबका निर्बंधन है, युक्ति युक्त उस पर निर्बंधन है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, स्वतंत्रता है लेकिन हमको डिस्टर्ब नहीं करोगे, समानता है लेकिन हम रिजर्वेशन देंगे नीचे वाले को ऊपर उठाने के लिए नहीं। आप बिजनेस कीजिए लेकिन यह नहीं कि ओपनली आर्म्स एम्युनिशन बारूद बेचने लगिए, सब कुछ दिया हुआ है। राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है, लेकिन आप मर्डर करके आए हैं तो आपका राइट टू लाइफ गया, जेल में जाइएगा। सब जगह बंधन है कि नहीं, सब कुछ है, सब्जेक्ट टू यानी कंडीशन सब में दिया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऑल राइट्स है लेकिन सब में कंडीशन है। कंडीशन क्यों? राष्ट्र की एकता है, अखंडता है, सुरक्षा है, पब्लिक ऑर्डर है, सेफ्टी है। आप आंदोलन निकाल दिए, आप आंदोलन रोड पर निकाल दिए, एम्बुलेंस जाएगा, नहीं रोक सकते। इसेंशियल सर्विसेज जाएगा, फल सब्जी दूध, इसकी सप्लाई होगी। अगर रोकते हैं तो फिर आप ये मत कहिए कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। ऑल राइट्स है, आपको सब चीज उपलब्ध है, लेकिन हर राइट का युक्ति युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, कंडीशनल है। क्वेश्चन यहीं से बनता है, वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो एब्सोल्यूट है, कोई कंडीशन नहीं है? 24, 25 है, 24 है। जो 24 है वो एब्सोल्यूट राइट है, आया हुआ है, मतलब उसका कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है उसका। एब्सोल्यूट राइट मींस विदाउट कंडीशन, बाकी सब में कंडीशन है। हाँ, ये जान लीजिए। तो ये चीजें हैं। इसमें अगला है कैन नॉट बी गिवन अप। एक और ये भी आया हुआ है, कौन सा पॉइंट अगला बनेगा? 14 कैन नॉट बी गिवन अप, कैन नॉट बी गिवन अप। अब जो हिंदी वाले पढ़ते हैं उनको एक इंग्लिश भी देना पड़ता है। गिवन अप मतलब गिव अप मने लास्ट में रेड कैप बता सकते हैं गिव अप का मतलब क्या होता है? त्यागना, है ना? फंडामेंटल राइट हमको नहीं चाहिए जी, हम साधु संत हैं। अरे तुमको भी तो जीना है, मरने का अधिकार थोड़े है। जीने का अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है शामिल, आया हुआ है। राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। इन फंडामेंटल राइट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना वाइटल है, दिस कैन नॉट बी गिवन अप। दिस इज अ जजमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट इन बसेश्वर नाथ वर्सेज इनकम टैक्स कमिश्नर 1958। बसेश्वर नाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर 1958 मुकदमा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट त्याग करने का विषय नहीं है, कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। ये फीचर में है, बहुत एडवांस बातें मैं बता रहा हूं आपको, जो कि आपको समझना पड़ेगा। देन लास्ट वन में आइए। अभी कितना किताब मैं पढ़ा हूं, अब मैं कैसे बताऊं? आप एक किताब पढ़े हैं, हमारा कोई किताब सुभाष कश्यप से लेके कोई बचा नहीं हुआ है, ठीक है? इनकम टैक्स, ये तो क्लियर हुआ कि फंडामेंटल राइट का त्याग नहीं किया जा सकता, परित्याग नहीं किया जा सकता। इन बसेश्वर नाथ बनाम वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1958, ये मुकदमा का नाम है, जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी गिवन अप। एक इंपॉर्टेंट बात है जो आज तक सुन रहा है कि आप कहें कि हमको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट इज सो इंपॉर्टेंट, सो वाइटल, सो इसेंशियल राइट्स दैट यू कैन नॉट सीक योर बेस्ट, you cannot imagine your development unless and until you are equipped with all the fundamental rights. So it cannot be given up. इसका त्याग नहीं किया सकता है, ये फीचर है। और अगला में आ जाइए इन्फर्ड राइट्स। इन्फर्ड राइट्स, इन्फर्ड राइट्स क्वेश्चन आया हुआ है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इन्फर्ड समझते हैं? जैसे मैं मान लो कि इन्फर्ड, जैसे मैं कह रहा हूं, ठीक, तो जैसे कि
एक चीज, एक ऐसी वस्तु है मान लीजिए यहां से, और यहां से सब चीज ड्रॉ हो रही है। एक आइटम से कई एक आइटम हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक आइटम से 50 आइटम हम ड्रॉ कर रहे हैं, इन्फर कर रहे हैं, वहां से प्राप्त कर रहे हैं। इन्फर मतलब प्राप्त करना, निकालना, ड्रॉ करना, वहां से मिल रही है आपको चीजें। वो आर्टिकल है 21, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 है। जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत आजादी का अधिकार, आर्टिकल 21 बेसिक फीचर में है। ये एक अधिकार है, वन एंड ओनली। लेकिन इसकी इतनी बार सर्जरी की है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, इतनी बार सर्जरी की है, सैकड़ों राइट्स बना दिए आप सबों के लिए। इमेजिन कैसा जीवन, पशुतापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। आप यहां पर सो रहे हैं अपने रूम में, बगल में हम लाउड स्पीकर बजा दिए, आपका रात का नींद गायब। आप पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बगल में लाउड स्पीकर बच गया। अब आपको ऑफिस जाना है, हमें यहां पर धरना दे दिए, अब आपका ऑफिस बंद, अब उसके लिए शो कॉज कर दिया, ऑफिस ये हो गया। 100 राइट है। अब आपको कोई बार बार कॉल में डिस्टर्ब कर रहा है, फोन पर बार बार कर रहा है। किस तरह का जीवन का अधिकार आपको चाहिए? हाँ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, गरिमा पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है, मेंशन नहीं है, बट इन्फर्ड राइट बन गया बाय डिंट ऑफ डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, निजता का अधिकार। राइट टू हैव, अब जितना कहें, राइट टू हैव पीसफुल इन्वायरमेंट, पीसफुल इन्वायरमेंट, ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको शांतिपूर्वक माहौल मिले, तभी ना कुछ कर पाइएगा। आप कोलाहल कर देंगे तो कहां मिलेगा? राइट टू हैव पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है। कहीं है 21 में से मेंशन? ये कहां सर्जरी करके ये सब बन गया? सुप्रीम कोर्ट ने किया है अलग अलग जजमेंट में। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड इन्फर्ड राइट्स। फुल क्वेश्चन अपने आप में बनेगा, फुल क्वेश्चन है, बीपीएससी यूपीएससी कहीं पर भी। अभी आधार केस में कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फंडामेंटल राइट के रूप में बात। इस तरह के बहुत से राइट आपको मिलेगा। राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये नहीं कि आप जीवन भर, आपका जीवन उम्र बीत गया और अभी आपका मुकदमा चल ही रहा है। स्पीडी ट्रायल, त्वरित न्याय, त्वरित सुनवाई होनी चाहिए। अगर दोषी है तो जेल में, और नहीं तो आप बाहर निकलिए, क्योंकि बाद में पता चला कि आप निर्दोष हैं, इतना दिन बिना मतलब का जेल में आप काट लिए। राइट टू लाइफ तो वायलेट हो गया। इससे स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका फंडामेंटल राइट है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। देन राइट अगेंस्ट 21 में है राइट टू लाइफ, उसकी इतनी बार व्याख्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया है, अंतिम व्याख्याकार कौन? सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए इतना राइट आपके लिए बता दिया। राइट अगेंस्ट क्रूएल पनिशमेंट, पुलिस थाने में ले गए, वहां टॉर्चर किया और वहीं पर डेथ हो गया, बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है, नौकरी चली जाती है पुलिस वालों की। राइट अगेंस्ट क्रूएल पनिशमेंट, आप उसे इंट्रोगेशन कीजिए, पूछिए जो भी है। जैसे शाहरुख खान का बेटा गया मान लीजिए, अब ये नहीं कि उसको पीट पीट कर खत्म कर दीजिए वहां पर, इससे फंडामेंटल राइट है। ये कहां से आया? संविधान में तो मेंशन नहीं है, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सारा चीजें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट टू हेल्थ ऑफ वर्कर्स, ये सब दिया हुआ है सर। राइट टू शेल्टर, राइट टू शेल्टर ये भी दिया हुआ है आपका। और राइट टू बी हर्ड, सुनवाई का अधिकार, आपको सुनेगा, आप पर अगर आरोप लगता है तो आपको डिफेंस करने का अधिकार है अपना। ये सब सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग है। दैट्स वाई दीज आर इन्फर्ड राइट्स। अब आप पढ़िए टाटा मैग्रो का जो बुक है, यू विल फील रियली वेरी इंटरेस्टेड इन दैट वन। तब ये आपका बात बनता है, सारा चीजें ये क्लियर कट होता है। ठीक है, तो ये आपको हम क्या बताए आपको? फीचर्स। कैसा लगा ये पूरा फीचर आपको?
ठीक लगा? एक समग्र पिक्चर आपका बन रहा है इस तरह से फंडामेंटल राइट। लेकिन अगर आपने भी अपना ड्यूटी संभाला होता तो मुझे और खुशी होती। फंडामेंटल राइट्स पढ़कर आइए, देन आपको अच्छा लगेगा। सभी लोग, आप लक्ष्मीकांत या जो भी आप बुक प्रिफर करते हैं करिए, और ये बुक अगर ले लें, ये आर्टिकल आपको सारा पढ़ना है, तभी क्लियर कट बात बनेगी। और एक और आता है इसमें, राइट आउटसाइड पार्ट 3, राइट आउटसाइड माने बाहर में पार्ट 3। आप सोच रहे पार्ट 3 के बाहर ही है, पार्ट 3 के बाहर भी राइट है, ये भी पूछता है। फंडामेंटल राइट से ही हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि मैं अप्रोच रखता हूं इंटीग्रल अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, खंडित अप्रोच नहीं। यूपीएससी बीपीएससी के लिए इंटीग्रल अप्रोच रखिए, थीमेटिक अप्रोच, ऐसे अधिकार जो पार्ट 3 के बाहर है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 के बाहर भी तो अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो भी पूछता है। नोट कर लीजिए 265, नोट कर लीजिए। अब आपका काम है 265 के सामने कौन कौन सा अधिकार है लिख लेना घर पर जाकर इस बुक के सहारे। 265 ये भी राइट है आपका। दूसरा 300A, 300A राइट टू प्रॉपर्टी वाला है। 301, 326, देन डीपीएसपी पार्ट 4, डीपीएसपी पार्ट 4 ये भी राइट है आपका। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत सी चीजें वहां है। ये सब राइट पार्ट 3 के बाहर हैं, बट ये सब भी राइट है। अब आप आर्टिकल के सामने सामने में लैंग्वेज लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आया हुआ है सारा क्वेश्चन, खुद मुझे यूपीएससी में पूछा हुआ है 265। एक सॉलिड क्वेश्चन इसी पर बना दिया, इसी पर ये सॉलिड क्वेश्चन बना हुआ है जो आपको हमेशा पूछता है, एंड यू मस्ट नो दैट वन। ठीक है, समय कम है लेकिन फिर भी मैं एक और टॉपिक लेना चाहूंगा। लिमिटेशन क्या है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। लिमिटेशन, लिमिटेशन बताया हुआ है, शॉर्ट में बताएंगे। लिमिटेशन माने सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट। अब आप घर पर जाके पढ़िएगा कि हाँ बहुत सारा चीजें हो गया। लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सीमाएं, फुल क्वेश्चन मेंस का, पीटी का भी। ये टारगेट बैच है, आपका फंडामेंटल राइट में क्वेश्चन छूट गया फिर मुझे बताइएगा, बशर्ते कि आप अपनी ड्यूटी संभाल लिए। पूरा आर्टिकल मंथन कर लेना है। हम लोगों को फिंगर टिप्स पर याद रहता था, नहीं ना भूलना है। अब कमीशन बनने जा रहे हैं, सारा चीज याद करना पड़ेगा, इतना महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए तो कह रहा है कि बिल्कुल माइंड में सारी बातों को रखना है, कौन सा आर्टिकल में क्या है। और इसीलिए मैं एकदम ब्रीफ दे रहा हूं, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है एक तरह से फंडामेंटल राइट का। आप इतना यूट्यूब वीडियो कहीं भी देख लीजिए, ये क्लास अगर मिल जाएगा आप तो कहीं पर भी मिलेगा तो बोलिएगा। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स है सारा मेरे घर पर है, सब किताब में, लेटेस्ट एडिशन है। टोटल चीजें हम सारा चीज करके इस विषय का मैं कर रहा हूं, इसी चीज का। ये मेरा अपना डोमेन एरिया है संविधान का। इसमें कितने पब्लिश मैंने किया हूं। सुभाष कश्यप के साथ मेरे लेख हैं। सुभाष कश्यप का नाम आप लोग सुने होंगे, उनके साथ उनके आर्टिकल सब पब्लिश हुए हैं, सारा चीजें। महासचिव रहे हैं लोकसभा के। लिमिटेशन, लिमिटेशन आप सब लोग जानते हैं, आप नोट करते रहिए। मेनली सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, मेनली सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, मेनली मुख्यतः फंडामेंटल राइट क्या है, नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं। यह सीमा बता रहा है। आप आर्थिक कवर नहीं कर रहे हो, आप ज्यादा सोशल नहीं कर रहे हो। योर लार्ज फोकस इज ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। आप देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए 12 से 35। सोशल नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, उसके लिए अलग चैप्टर बना दिया। एक सीमा बता रहा है। वो भी राइट टू वर्क हो सकता था इसमें, लेकिन नहीं हुआ, उसका एक अलग हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। एक सीमा बता रहा है। सेकंड नोट कीजिए, तो क्या लिमिटेशन है, अगर व्याख्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक राइट्स इसमें नहीं है। मतलब आप अपने से ऐड कर सकते हैं, है ना। सोशल तो कुछ है, अनटचेबिलिटी नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है मतलब एक्चुअली एब्सेंस ऑफ, अगर आप उतना समय नहीं है, एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक राइट्स, इस पर फोकस कर सकते हैं आप। सोशल कुछ है,
एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक राइट्स, आर्थिक अधिकार इसमें नहीं है, ये सीमा है मेनली। सोशल तो बहुत कुछ भी है, सारा सोशल नहीं है, कुछ कुछ है। अनटचेबिलिटी सोशल कर रहा है ना, रिजर्वेशन दे रहा है आपको, तब बहुत सा बातें हैं इसमें, बहुत सी चीजें हैं। दूसरा लिखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों वाले लिख सकते हैं, मैं लिखवा दे रहा हूं। लिखिए अमेंडेबल, संशोधनीय, अमेंडेबल संशोधनीय, ये सीमा है ना। एक राइट को सीधे हटाकर बाहर कर दिया आपने, जो हमको फायदा मिल रहा है उसकी बात हम नहीं करूंगा, फायदा वाला बात कोई नहीं बोलता, हमको ये फायदा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा घाटा हुआ तुरंत बोलने लगेगा। घाटा हमारा क्या हुआ, एक सीधे सीधे राइट को हटाकर चुपके से आपने बाहर कर दिया, पार्ट 3 का राइट टू प्रॉपर्टी संशोधनीय है, कल की तारीख में पता नहीं क्या उठाकर आप कहां से बाहर कर दीजिएगा, फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। थर्ड, निलंबनीय, सस्पेंडेबल, सस्पेंशनेबल। अब आर्टिकल में बताया हुआ हूं सबका, 352 वाला जो भी है। चौथा, पहला क्या बताया, मेनली वोट देना है। दूसरा निलंबनीय, अमेंडेबल, संशोधनीय। तीसरा निलंबनीय। चौथा, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, यानी युक्ति युक्त निर्बंधन के अंतर्गत है, कंडीशनल है। सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, युक्ति युक्त निर्बंधन, यानी जो भी राइट है आपका है, लेकिन यह मत समझिएगा कि उसका किसी तरह मिसयूज आप कर लीजिएगा। कंडीशन है, सारा में कंडीशन थोपा हुआ है, अगर आप पढ़िए सब में कंडीशन थोपा हुआ है ना। तो ये नोट कर लीजिए, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट दो। बता दीजिए पीटी का क्वेश्चन कौन है जी, जो एब्सोल्यूट राइट है। अभी तक एक मैंने बताया, अभी एक और ऐड कर दूंगा। दो राइट, फंडामेंटल राइट जिस पर कोई सीमा नहीं है, एक मैंने बताया 24, और दूसरा 14 में तो कह रहा है कि रिजर्वेशन दे दिया। रिजर्वेशन देने का मतलब ही है कि वो ठीक है, सब लोग समान हैं, लेकिन कुछ लोगों को रिजर्वेशन है, मेरिट के आधार पर भेदभाव हो जाएगा, लेकिन वो संविधान परमिट कर रहा है। दो है, 24 और 17। 24 और 17, एक बाल श्रम हुआ और एक अस्पृश्यता हुआ। ये दोनों पर कोई बंधन नहीं है, नो कंडीशन व्हाटसोएवर, दीज आर एब्सोल्यूट राइट्स। इन पर कोई भी युक्ति युक्त निर्बंधन नहीं है। ये अब लिखना पड़ेगा, सिवाय, सभी पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है सिवाय दो का। आप पढ़िएगा आपको क्लियर हो जाएगा। 17, हाँ, अस्पृश्यता का अधिकार। ये नहीं करिए ठीक है अस्पृश्यता कर लीजिएगा कुछ कंडीशन में, कहीं है ऐसा अस्पृश्यता आप कर सकते हैं इस कंडीशन में, ऐसा कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट है, अस्पृश्यता करना ही नहीं है, यू कैन नॉट। ऑलरेडी इसके लिए पीसीआर एक्ट बना था, प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स, उसका शुरू में ही बना था, और अभी तो क्लियर कट एक्ट है। और 224 बाल श्रम का, ये दोनों एब्सोल्यूट है, बाकी कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, सब पर कंडीशन है, और कंडीशन किस ग्राउंड पर, ग्राउंड भी मेंशन है। तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 सीमा को बताता है फंडामेंटल राइट का, पढ़िएगा आप लोग। आर्टिकल 33 अब पढ़िएगा तब ना, सभी को फंडामेंटल राइट उपलब्ध है, लेकिन जो हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनल हैं, आर्म फोर्सेस पर्सनल, उनको है, उनके पास भी मोबाइल होता है, मॉडिफाइड फॉर्म में है। आर्म फोर्सेस पर्सनल, जो सशस्त्र और पैरामिलिट्री फोर्स के जो लोग हैं वो भारत के नागरिक नहीं है, उनको फंडामेंटल राइट उनको भी है, लेकिन संशोधित रूप में है, मॉडिफाइड फॉर्म में है। उनका डिपार्टमेंट तय करता है कि आपको कौन कौन सा राइट है। मॉडिफाइड फॉर्म यानी कि संशोधित रूप में है, मॉडिफाइड फॉर्म में है फंडामेंटल राइट। लिमिटेशन बता रहा है, किनके बारे में कहा, जो आर्म फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्स के जो सदस्य हैं उनके लिए ये बात है। ये आया हुआ है, फुल क्वेश्चन है ये। अगला आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 सब नोट करते जाइए। प्रिवेंटिव डिटेंशन, सब इसी चैप्टर का है। प्रिवेंटिव डिटेंशन,
प्रिवेंटिव डिसीजन, निवारक निरोध, पढ़े होंगे आप लोग, जो लोग पढ़े हुए हैं, टाडा, पोटा, पढ़े हैं टाडा का नाम, टेररिस्ट और डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, पोटा। ये जो आतंकवाद निरोधक जो कानून बन जाता है तो आपको जेल में बंद कर देता है। अब वहां पर सब राइट आपको नहीं मिलता। दो तरह का डिटेंशन होता है। डिटेंशन मीन्स आपको कैद कर देना, डिटेंशन मीन्स कैद कर देना। कैद करते ही आपका लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी खत्म, स्वतंत्रता खत्म। दो तरह का कैद हो सकता है डिटेंशन। कौन कौन सा? एक तो प्रिवेंटिव हो गया, एक प्रिवेंटिव, आपको रोका जा रहा है, हमको लगता है कि आप कुछ उल्टा सीधा कर सकते हैं, आप बम विस्फोट कर सकते हैं, हम आपने रोक लिया डाउट के आधार पर। ऐसा एविडेंस मिला है, इंटेलिजेंस एजेंसी से इंफॉर्मेशन मिला है कि आप कुछ कर सकते हैं, आपका लोकेट किया, आपको अरेस्ट करके डाल दिया। ये सब एक्ट है टाडा में, सब उस एक्ट में प्रावधान है कि कितना दिन में क्या दिन में। तो मैं डाउट के आधार पर प्रिवेंटिव मतलब आपको रोक रहे हैं, हम प्रिवेंट कर रहे हैं सो दैट आप कुछ इस तरह का काम ना कर दें। और एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, पूछा हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन और छोड़ देगा कोर्ट, आपको छोड़ देगा कितना दिन में, ये आपको डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप निर्दोष साबित होते हैं। आपका वकील कैसे क्या करता है, फाइट तो करना पड़ेगा, जीवन मिल जाने से थोड़ा होता है। अभी सब कहने की बात है। आप भोजन लेके बैठे हैं, थाली उसी से उठा के ले गया, आर्यन जी पार्टी कर रहे थे समुद्र के बीच में, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। एक क्वेश्चन बीपीएससी से बाहर पूछ दिया तो हमको बताइएगा, पूछा हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन, डाउट के आधार पर हमने आपको अरेस्ट कर लिया, मेरली डाउट, हमको कुछ एविडेंस भी मिला है, कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, यू आर गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग और आपको अरेस्ट हमने कर लिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया। लेकिन इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, जैसे टाडा, पोटा, ऐसा कानून होगा तब। अगर कानून नहीं है तो यह नहीं लागू हो सकता। अब पढ़िएगा, फंडामेंटल राइट में है। वो दिखाएगा, वो जो इसका काम दिखाना है वो दिखाएगा ना, सरकार अपना पक्ष रखेगा ना, हवा में थोड़े होगा। अगर हवा में होगा उसी समय कोर्ट आपको कोर्ट फ्री कर देगा, मुक्त कर देगा तुरंत तत्काल। अगर सरकार विफल हो गया आपके खिलाफ प्रथम दृष्टया प्रेमा फेसी केस साबित करने में, लेकिन अभी उतना मत जाइए, अभी बात शॉर्ट एंड प्रिसाइज में, फिर वो लीगल भी हो जाएगा। अब प्यूनिटिव डिटेंशन, आप पर ट्रायल चला, मुकदमा हुआ, चार्जशीट हुआ, ट्रायल चला, साबित हो गया, फ्री हरजाना के लिए कर सकते हैं आप, हरजाना कंपेंसेशन मांग सकते हैं, हाँ हाँ कर सकते हैं। अब समझिए, आपको कोर्ट में ये हुआ, फ्री कर दिया कोर्ट ने, नहीं सॉरी, कोर्ट में मुकदमा हुआ, चला, सब चार्जशीट हुआ, विटनेस जांच हो गया और आपको सजा मिलता है 10 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। कौन दिया? कोर्ट ने, कंपिटेंट कोर्ट ने, मे बी लोअर कोर्ट, मे बी हाई कोर्ट, मे बी सुप्रीम कोर्ट। आपको राइट है, आप अपील कीजिए। ऐसा जो सजा मिला वो प्यूनिटिव डिटेंशन, और जो मेयर डाउट के आधार पर जो आपको कर दिया गया, डिटेन कर दिया गया है, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। समबडी कैन आस्क यू, यू मस्ट आंसर, आपको जवाब देना चाहिए। व्हाट इज प्रिवेंटिव, व्हाट इज प्यूनिटिव? प्यूनिटिव मीन्स दंड, फॉर्मल दंड साबित हो गया कोर्ट के द्वारा। प्रिवेंटिव कानून के तहत आतंकवाद निरोधी कानून बना, कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, स्टेट भी बना सकता है, राज्य की विधानसभा। ये बता रहा है कौन सा। अब यहां पर फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं रहेगा। यहां पर चलो फंडामेंटल राइट अब खत्म हुआ, गलती किया, सजा मिल गया। यहां फंडामेंटल राइट हेल्प नहीं करेगा आपको, लिमिटेड है, देखिएगा बुक में दिया हुआ है इन चीजों को। तो ये चीज हो गया। देन फंडामेंटल राइट्स को आपको समझना पड़ेगा डीपीएसपी के भी लाइट में। फंडामेंटल राइट को समझना है डीपीएसपी के राइट में। ऐसा भी आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को। खासकर आपको देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 31B समझ में आ रही है कि नहीं? 31B ये फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है। 31B
ये 9th शेड्यूल में है। 31B ओरिजिनल संविधान में नहीं था। 31B ओरिजिनल संविधान में नहीं था। अभी आप चुप रहिए क्योंकि समय कम है और मैं उसको रैप अप करना चाहता हूं। आई डोंट हैव टाइम नाउ। ये आप देख रहे होंगे। हाँ, तो 31B क्या है? लास्ट है। प्रथम संशोधन, संविधान संशोधन 1951 में आया और इसने एक बास्केट का निर्माण कर दिया जिसमें फल सब्जी आप लोग रखते हैं ना बास्केट में, एक बास्केट का निर्माण कर दिया। कौन? ये 31B इस बास्केट के बारे में बात करता है। सोचिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वाइटल। इसको कहा गया 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। कैसे बनी? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, राइट? और उसका प्रोविजन है 31B में। और क्या कहा? कोई भी लॉ, चाहे वो राज्य का लॉ हो चाहे पार्लियामेंट का लॉ हो, कोई भी लॉ जो इसमें आता है उसको चैलेंज नहीं कर सकते, तो वो उस पर जुडिशियरी उसकी जांच नहीं कर सकती, भले उस लॉ से आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा हो। फंडामेंटल राइट का लिमिटेशन बन गया। पढ़िएगा, बुक में दिया हुआ है। अब पढ़ के आते तो और भी क्लियर होगा। Any law, central or state, that is put into that 9th schedule is not subject to judicial scrutiny. But in 2007 case, that case number IR Selo versus State of Tamil Nadu, 2007, Supreme Court held that any law that is put in this 9th schedule may be judicially reviewed if they violate basic feature. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह व्यवस्था तो थी कि केशवानंद भारती के बाद 1973 के बाद अगर कोई लॉ, कानून जो इस 9th शेड्यूल में डाला गया हो और वह कानून मूल बेसिक फीचर का हनन करता हो, तो उस कानून को चैलेंज करने पर उस कानून को नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ये एक बात है। तो आपको यहां तक ये मैंने बताया फीचर्स के रूप में। आप 6 राइट्स और 6 फ्रीडम जान लीजिएगा। 6 तरह के अधिकार हैं, इस बुक में क्लियर कर दिया हुआ है। राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल, एजुकेशनल एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आपको देख लेना है। 6 तरह के राइट भी हैं। कुछ बचा हुआ है वो मैं फिनिश करूंगा। विल डिस्कस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टुमारो। और कुछ बचा हुआ जो पोर्शन है सारा, ये उम्मीद करता हूं कि आज जाकर आप बिल्कुल फंडामेंटल राइट को A to Z पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए बीपीएससी में, चाहे बीपीएससी अपना लेवल भले ही यूपीएससी भी कर दे, क्योंकि लेवल आपको यूपीएससी का मिला हो। क्योंकि आपको अगर मिशन 50 बनाना है तो रेंज और क्वालिटी बहुत टॉप लेवल का देना पड़ेगा, तभी होगा। और मेरा प्रयास वही है।